हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम कक्षा 9 का भूगोल विषय में प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी चैप्टर का अध्ययन करेंगे। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो यूपी पीसीएस में आए हैं उसको आधार बनाते हुए पढ़ेंगे कुछ बातें। 2018 में यूपी पीसीएस में पर्यावरण से जो क्वेश्चन आए हैं उस पर थोड़ा दृष्टिपात करें। तो एक प्रश्न पूछा गया था, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % वन है। कुल मिला के वन जो है कितने % हिस्से पर पाया जाता है। तो वन से संबंधित एक रिपोर्ट आती है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ISFR, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण, भारतीय वन सर्वेक्षण इस रिपोर्ट को निकालती है। कौन निकालता है? भारतीय वन सर्वेक्षण, भारतीय वन सर्वेक्षण निकालती है इस रिपोर्ट को। और कहाँ से भारतीय वन सर्वेक्षण कहाँ है? तो ये देहरादून में है। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब हुआ था? तो मतलब कब से ये रिपोर्ट आ रही है? तो 1987 से भारतीय वन सर्वेक्षण जो है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट निकालती है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है ये द्विवार्षिक, यानी कि हर 2 साल में इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। और 2021 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो वन और वृक्ष आवरण है उसका प्रतिशत भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 24.62% हिस्से पर वन है। 24.62% हिस्से पर वन है। क्षेत्रफल की बात करें तो 8,09,537 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे वन और वृक्षावरण पाया जाता है भारत में। फिर से देखें, भारत में वन से संबंधित रिपोर्ट आती है जिसे कहते हैं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट कौन निकालता है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण निकालता है। भारतीय वन सर्वेक्षण, भारतीय वन सर्वेक्षण इस रिपोर्ट को निकाल रही है 1987 से। कब से निकाल रही है? 1987 से निकाल रही है। और यह एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है जिसको निकाला जाता है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के 24.62% क्षेत्रफल पर वृक्ष और वनावरण पाए जाते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से 8,09,537 वर्ग किलोमीटर हिस्से पर वन है भारत में। एक इससे संबंधित ग्रीन इंडिया मिशन आया था। ग्रीन इंडिया मिशन ये कब आया था? तो ग्रीन इंडिया मिशन आया था 2015-16 में। ग्रीन इंडिया मिशन आया था 2015-16 में। एक है प्रोजेक्ट टाइगर जो है, प्रोजेक्ट टाइगर ये कब आया था? तो 1 अप्रैल 1973 को, 1 अप्रैल 1973 को आया था प्रोजेक्ट टाइगर। फिर एक प्रश्न आया था कि मानव निर्मित मानव जनित जीवोम क्या है? तो जीवोम है वो 2 प्रकार के हैं, एक प्राकृतिक जीवोम, एक मानव निर्मित जीवोम। प्राकृतिक जीवोम में आते हैं जल तंत्र, घास के मैदान, वर्षा वन। और मानव जनित जीवों में आते हैं जैसे कि हम कह लें एक्वेरियम, फसली भूमि, धान का खेत, ये सब चीज़ें जो है मानव निर्मित जीवों में आते हैं। कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? तो है कंगारू रैट। कंगारू रैट, कंगारू रैट जो है वो बिना पानी पिए सबसे लंबे समय तक जीवित रह सकता है। कंगारू रैट बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है। उसमें यह अनुकूलता किसके कारण होती है? तो उत्सर्जन तंत्र, यानी जो वृक्क है, उत्सर्जन तंत्र की विशेष संरचना के कारण ऐसा हो पाता है। फिर भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी, नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी ये किस शहर में है? तो जामनगर में है। कहाँ है? जामनगर में। भारत का पहला नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी कहाँ है? जामनगर, गुजरात के जामनगर में है। इस केंद्र का उद्देश्य क्या है? समुद्र तटीय क्षेत्र में स्थित जैव विविधता की सुरक्षा करना। यह सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी से गठित होने वाला भारत का पहला अनुसंधान संस्थान है। जामनगर के पास में समुद्री राष्ट्रीय उद्यान यानी मैरीन नेशनल पार्क, पूछे मैरीन नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये कच्छ की खाड़ी में है। कच्छ की खाड़ी में स्थित है मरीन नेशनल पार्क, जामनगर के पास में। फिर 2018 पीसीएस पूछा कि डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? डाचीगम, डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान, डाचीगम नेशनल पार्क ये कहाँ है? तो ये है जम्मू कश्मीर में है। और किस लिए प्रसिद्ध है? तो हंगुल या कश्मीरी स्टैग के लिए प्रसिद्ध। डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। और ये हंगुल,
हांगुल को कश्मीरी स्टैग भी कहते हैं, कश्मीरी बारहसिंगा गैलें भी कहा जाता है। डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुआ था? 1981 में हुआ था। कब हुआ था? 1981 में हुआ था डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना। और ये हंगुल के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसके अलावा कस्तूरी मृग, गोल्डन ओरियोल, येलो थ्रोटेड मार्टन, 3 और जंतु के लिए प्रसिद्ध है डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान। कस्तूरी मृग, गोल्डन ओरियोल, येलो थ्रोटेड मार्टन, पीले गर्दन वाली मार्टन पक्षी। तो कस्तूरी मृग, गोल्डन ओरियोल, येलो थ्रोटेड मार्टन के लिए प्रसिद्ध है, विशेष रूप से हंगुल के लिए प्रसिद्ध है डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना हुआ था 1981 में। ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य रूप से हंगुल या कश्मीरी स्टैग के लिए प्रसिद्ध है। हंगुल लाल हिरण की एक उप प्रजाति है जो केवल कश्मीर में पाई जाती है। हंगुल जो है वो लाल हिरण की एक प्रजाति है, रेड डियर की एक उप प्रजाति है, रेड डियर की एक उप प्रजाति है। हंगुल किसकी उप प्रजाति है? रेड डियर की एक उप प्रजाति है जो केवल कश्मीर में पाई जाती है। ये शब्द पे ध्यान देने कि केवल कश्मीर में पाई जाती है हंगुल। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता संबंधी मुद्दों पर जागरूकता एवं समझ को बढ़ाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र ने कब किसने? यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस घोषित किया है। किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता पाई जाती है? तो वह स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता पाई जाती है। सबसे पहले नीचे है ट्रोपोस्फीयर यानी कि क्षोभ मंडल। कुल ओजोन का 10% पाया जाता है क्षोभ मंडल में, जो कि हमारे वायुमंडल के प्रदूषक के रूप में काम करता है। 90% हिस्सा पाया जाता है स्ट्रेटोस्फीयर में। उसमें भी देखें जो तो करीब करीब 15 से 30 किलोमीटर के बीच में, 15 से 30 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है, सर्वाधिक सांद्रता पाई जाती है ओजोन की स्ट्रेटोस्फीयर में, यानी कि समताप मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल की निचले परत में, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फीयर कहलाती है। इसके ऊपर है समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मेजोस्फीयर मध्यमंडल, एक्सोस्फीयर बहिर्मंडल आते हैं। ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। फिर एक प्रश्न पूछा कि वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है? तो अगर वैश्विक ऊष्मन होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, तो उससे क्या होगा? उससे क्या क्या चीज़ें होंगी? चक्रवात, बवंडर, तूफान सभी आएंगे। इसके अलावा वैश्विक ऊष्मन पृथ्वी पर जीवन के समक्ष सबसे गंभीर चुनौती है। आईपीसीसी के अनुसार वैश्विक ऊष्मन से ग्लेशियर के पिघलने की दर बढ़ेगी। क्या क्या प्रभाव पड़ेगा? ग्लोबल वार्मिंग से क्या क्या प्रभाव पड़ेगा? आईपीसीसी की रिपोर्ट जो है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो है, यानी कि जलवायु परिवर्तन अंतर सरकारी के ऊपर जो एक रिपोर्ट निकालती है, उसके अनुसार ग्लोबल वार्मिंग से, वैश्विक ऊष्मन, वैश्विक तापन से क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे? पहला, ग्लेशियर के पिघलने की दर बढ़ेगी, समुद्री जलस्तर में वृद्धि होगी, सूखा और बाढ़ की बारंबारता एवं तीव्रता में वृद्धि होगी, चक्रवात, तूफान, बवंडर इन सब की बारंबारता एवं तीव्रता में वृद्धि होगी। फिर प्रश्न पूछा स्ववासन संरक्षण रणनीति। जैसे कोई भी जीव जंतु है उसको हमें संरक्षित करना है तो 2 प्रकार से हम कर सकते हैं। एक होता है स्वस्थाने और एक होता है परास्थाने। स्वस्थाने माने कि जहाँ पे प्राकृतिक रूप से कोई जीव जंतु पौधे पाए जा रहे हैं उनको उसी स्थान पे ही संरक्षित करना। परास्थाने माने किसी दूसरे स्थान पर ले जा करके उनको संरक्षित करना। तो स्वस्थान में क्या आएंगे? जैसे वनस्पति, मतलब जो स्वस्थाने हैं यानी कि अपने ही स्थान पे संरक्षित करना है जंतुओं को, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी? जैव मंडल आगार यानी जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र जो हैं वो आते हैं स्वस्थाने में। और राष्ट्रीय उद्यान, पवित्र उपवन, ये ध्यान रखना, पवित्र उपवन किस में आएगा? स्वस्थाने में। पवित्र उपवन किस में आएगा? स्वस्थाने में। पवित्र उपवन किस में आएगा? स्वस्थाने में। फिर परास्थाने में आता है वनस्पतिक बाग, जीन बैंक,
ऊतक संवर्धन केंद्र, वनस्पतिक उद्यान, चिड़ियाघर, एक्वेरियम, ये सब बाह्य आवासन है। XC2 के तहत इसको संरक्षित किया जाता है। इन सीटू में संरक्षण माने कि अपने ही स्थान पर उनको उनके प्राकृतिक स्थल पर ही संरक्षित करना इन सीटू संरक्षण कहलाता है। जैसे कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बना दिए, राष्ट्रीय उद्यान, पवित्र उपवन बना दिए। इन सीटों में पवित्र उपवन में कन्फ्यूजन हो सकता है, तो ध्यान रहिए ये है इन सीटों में, पवित्र उपवन किसमें है, इन सीटों में है। और जो XC2 है यानी उनको उनके वास स्थल से निकाल करके किसी संरक्षित क्षेत्र में, किसी बाहरी क्षेत्र में उनको अलग से संरक्षण स्थान बनाना, तो वो है XC2। तो उसमें क्या क्या आएगा, जीन बैंक, ऊतक संवर्धन केंद्र, XC2 में आएगा जीन बैंक, ऊतक संवर्धन केंद्र, वनस्पतिक उद्यान, चिड़ियाघर, एक्वेरियम आदि। फिर सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया से क्या पैदा करती है, तो ओजोन पैदा करती है। सूर्य है, इससे कई प्रकार की विकिरण आती हैं, इसमें से पराबैंगनी विकिरण जो है यानी कि जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, उनसे समताप मंडल में जो ऑक्सीजन के अणु हैं जैसे O2 है, O2 से जब टकराता है पराबैंगनी विकिरण तो ये दो परमाणुओं में O में विभक्त हो जाती हैं। फिर हर परमाणु नए ऑक्सीजन के अणु से मिल करके बना देता है ओजोन, O3 बना देता है। तो यही इसमें क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया से क्या पैदा करती है, तो ओजोन पैदा करती है। कैसे, पहले ऑक्सीजन थी, पराबैंगनी विकिरण इससे टकराई तो ये दो परमाणुओं में अपने टूट गई। फिर हर परमाणु एक नए ऑक्सीजन के अणु से यानी O2 से जुड़ करके बना लेता है ओजोन, O3। समताप मंडल में ओजोन का निर्माण मुख्यतः पराबैंगनी विकिरण द्वारा होता है। यह संपूर्ण क्रिया दो चरणों में संपन्न होती है। पहले चरण के अंतर्गत सूर्य के प्रकाश में उपस्थित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें ऑक्सीजन अणु पर प्रहार कर उसे दो परमाणुओं में तोड़ती हैं। दूसरे चरण में प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीजन अणु से क्रिया करके ओजोन का निर्माण करता है। यह क्रिया निरंतर तब तक चलती रहती है जब तक समताप मंडल में पराबैंगनी किरणें उपस्थित रहती हैं। एक शब्द रेनेटिंग, रेनेटिंग संबंधित है पनीर से, जैव प्रौद्योगिकी संबंधित है प्लाज्मिड्स से, गोल्डन चावल प्रसिद्ध है विटामिन ए से। जो गोल्डन राइस है इसको भी फिलीपींस की जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने गोल्डन राइस को बैन कर दिया है 2024 में। और 2021 में गोल्डन राइस को सबसे पहले मंजूरी देने वाला देश फिलीपींस था, लेकिन 2024 में अभी हाल ही में गोल्डन राइस को बैन कर दिया है वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट है फिलीपींस के। तो गोल्डन राइस में कई प्रकार के न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड चावल है जिसमें विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन ए। ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर के निचले हिस्से में पृथ्वी से लगभग 15 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित रहती है। चलो, अब कुछ राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है, प्रश्न पूछा था 2018 में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कर्नाटक में। मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो वह ओडिशा में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ओडिशा में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में है। और इसकी स्थापना कब हुआ था, 1980 में हुआ था। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1980 में हुआ था, ओडिशा में है ये, ओडिशा के मयूरभंज जिले में। और 1981 में स्थापना हुआ था किसका, अभी हमने पढ़ा था डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान का, जहाँ पे हंगुल है, येलो थ्रोटेड मार्टन है, गोल्डन ओरियोल है, हंगुल ये सब पाए जाते हैं। फिर कस्तूरी मृग पाया जाता है, गोल्डन ओरियोल, येलो थ्रोटेड मार्टन पक्षी डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं जम्मू कश्मीर में। मीथेन किस से निकलती या उत्सर्जित होती है, तो धान के खेत से निकलती है मीथेन, धान के खेत से, दीमक की बाम्बी से, कोयले की खदानें, घरेलू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जन की मानवीय स्रोत हैं, जबकि आर्द्र भूमि, दीमक, हाइड्रेट्स मीथेन उत्सर्जक के प्राकृतिक स्रोत हैं। धान के खेत, कोयले की मतलब मीथेन कहाँ कहाँ से निकलता है,
तो धान के खेत, कोयले की खदान, घरेलू पशु, वातावरण, यहाँ से मीथेन निकलता है, ये मानवीय स्रोत है। आर्द्र भूमि, दीमक, हाइड्रेट्स मीथेन, ये प्राकृतिक स्रोत हैं। तो आर्द्र भूमि से मीथेन निकलता है, दलदली भूमि से धान के खेत, कोयले खदान, घरेलू पशु, वातावरण, दीमक की बाम्बी से, इन सबसे निकलता है मीथेन। और एक न्यूजीलैंड में पशुओं पर जो मवेशी हैं उनके ऊपर एक टैक्स लगता था, उसको बैन कर दिया है न्यूजीलैंड की सरकार ने। सफ़र, एक प्रोग्राम है सफ़र, वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का उद्घाटन डॉक्टर हर्षवर्धन ने 2018 में किया था। तो सफ़र क्या है? सफ़र वायु प्रदूषण से संबंधित है। सफ़र वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान प्रणाली। सफ़र का पूरा नाम क्या है हिंदी में? वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान प्रणाली, यानी सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग, SAFAR, सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग। इसको 2018 में लॉन्च किया गया था। एक प्रश्न आया था, वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत क्या कहलाती है? तो संपोषणीय विकास कहलाती है। संपोषणीय विकास या सतत विकास कहें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना, यानी वर्तमान से कॉम्प्रोमाइज किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत, ये संपोषणीय विकास कहलाती है। और कुछ बातें देखें। संपोषणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा वास्तविक रूप से 1987 में आया था। कब आया था? 1987 में आया था। ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर, ये रिपोर्ट कब आई थी? 1987 में आई थी। इसको ब्रंटलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं। संपोषणीय विकास संसाधनों के उपयोग का एक आदर्श मॉडल है जो यह बताता है कि आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है। उद्देश्य क्या है? वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखते हुए इसका इस प्रकार प्रयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण न्यूनतम हो। फिर प्रश्न पूछा, ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय कहाँ है इसका? एम्स्टर्डम में है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल के क्षेत्र में काम करने वाले एक गैर सरकारी संस्था है। क्या है? प्रकार के NGO है, गैर सरकारी संस्था है जो कि पर्यावरण के क्षेत्र में काम करती है। मुख्यालय इसका नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम में है। फिर पूछा, द्वितीयक प्रदूषक कौन सा है? 4 ऑप्शन थे। तो स्मॉग जो है, स्मॉग, ये क्या है? द्वितीयक प्रदूषक है। तो प्राथमिक प्रदूषक कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है ना, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, फ्लाई ऐश यानी कि राख, ये सब क्या है? प्राकृतिक प्रदूषक है, मतलब प्राथमिक प्रदूषक है। लेकिन स्मॉग क्या है? द्वितीयक प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषक में होता है कि जो प्रदूषक क्षेत्र है, जो प्रदूषक स्रोत है, वहीं से सीधे जो प्रदूषण निकल रही है, जो प्रदूषक गैसें निकल रही हैं, उसे कहते हैं प्राथमिक प्रदूषक। लेकिन जब प्राथमिक प्रदूषकों से मिल करके कोई नया प्रकार का प्रदूषक बनाए तो उसे कहते हैं द्वितीयक प्रदूषक। तो स्मॉग अपने आप में कहीं से निकलता नहीं है, बल्कि ये कुछ जहरीली गैसों का मिश्रण है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब आपस में मिलते हैं तो स्मॉग धुंध बनता है, तो द्वितीयक प्रदूषक है। वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड भी क्या है? प्राथमिक प्रदूषक है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, राख, ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, उन्हें कहते हैं द्वितीयक प्रदूषक। द्वितीयक प्रदूषक में 3 एग्जाम्पल ध्यान रखें। एक तो स्मॉग है,
एक पैन है, PAN पैन, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। और ओजोन, और क्या, ओजोन, O3। स्मॉग, ओजोन और पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ये तीनों क्या है, द्वितीयक प्रदूषक। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, राख, ये हैं प्राथमिक प्रदूषक। फिर प्रश्न पूछा कि किस पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजाति विविधता सापेक्षता काफ़ी अधिक होती है, काफ़ी अधिक होती है सबसे ज़्यादा कहाँ पे, तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में और कोरल रीफ में, इन दोनों में जो जैव विविधता है सर्वाधिक होती है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में जो जैव विविधता सर्वाधिक होती है उसका दो कारण, उच्च वर्षा और उच्च तापमान, कल साल भर बने रहना, इस कारण से यहाँ वर्षावन में जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है यहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। कोरल रीफ में भी खूब जैव विविधता पाई जाती है कोरल रीफ में। व्याख्या पढ़ें तो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों एवं पादपों की संख्या तथा उनकी विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। ये डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में, डिफाइंड जो ज्योग्राफिकल एरिया में, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों एवं पादपों की संख्या तथा उनकी विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भूमध्य रेखा के आसपास विस्तृत होते हैं। हालांकि अधिकांश लोगों द्वारा माना जाता है कि प्रवाल भित्ति कोरल रीफ में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, क्योंकि प्रवालों की 10 लाख से भी अधिक प्रजातियां हैं, जिनमें से केवल 10% प्रजातियों का ही अध्ययन किया जा सका है। प्रवालों को सामुद्रिक वर्षावन भी कहा जाता है। ये एग्जाम्पल, ये इंपॉर्टेंट है कि सामुद्रिक वर्षावन किसे कहते हैं, प्रवालों को, जो प्रवाल भित्ति है उनको सामुद्रिक वर्षावन भी कहा जाता है। और इनके 10 लाख से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से 10% प्रजातियों का ही अध्ययन किया जा सका है। अभी बहुत सारा एक्सप्लोर करना बाकी है इस क्षेत्र में। कौन सा सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर है, तो 20 डेसिबल। वृक्षों के पत्तों की सरसराहट का जो स्तर है वो 20 डेसिबल होता है सामान्य स्तर पे। और ध्वनि की इकाई डेसिबल है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का COP21 कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था। बड़ा इंपॉर्टेंट ये COP21 है, 2015 में हुआ था COP21। इसके बारे में कुछ बातें देखें क्या है। COP21 COP21 कब हुआ था, 2015 में हुआ था। कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था। ये COP कौन कराता है, UNFCCC, यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 2015 के में हुआ था, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का प्रथम सम्मेलन 1992 में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था, 1992 में हुआ था। 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था। जलवायु परिवर्तन पर, अब ऐसे पूछ लें कि संयुक्त राष्ट्र का प्रथम सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था, यह किससे संबंधित था, तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित था। जलवायु परिवर्तन पर किस पे हुई, जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन हुआ था सबसे पहले 1992 में रियो डी जेनेरियो में, जिसको हम प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहते हैं या रियो सम्मेलन भी कहते हैं। फिर अगला प्रश्न, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई, 2008 में। बड़ा इंपॉर्टेंट है। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब आई थी, 2008 में आई थी। कब आई थी, 2008 में आई थी। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना 30 जून 2008 को लोकार्पित की गई। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना 2008 में आई थी, और इसमें 8 मिशन पे काम करना था।
जैसे स्वच्छ ऊर्जा हो गया, हिमालय को बचाना हो गया, सतत कृषि हो गया, है ना, जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में जो ज्ञान और नवाचार है वो हो गया, हरित विकास हो गया। ये सब चीज़ें थी, उसमें 8 चीज़ें थी। स्वच्छ ऊर्जा पे काम करना, इसका उद्देश्य क्या था? जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना जो कि 2008 में आया था, उद्देश्य क्या था? जलवायु परिवर्तन के बढ़ते दुष्प्रभावों को कम करना, ये उद्देश्य था। जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि, खाद्य सुरक्षा को खतरा पहुंचने के साथ ही समुद्री जल का स्तर बढ़ रहा है। प्राकृतिक आपदाओं की तीव्रता, प्रजातियों का लुप्त होना, वेक्टर जनित बीमारियों की घटनाएं दिनों दिन बढ़ रही हैं। फिर प्रश्न पूछा एक कि सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है महासागर। ये सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? महासागर। सागरीय या महासागर पारिस्थितिकी तंत्र सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र अपनी रासायनिक संरचना के कारण स्थिर रहते हैं। ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि महासागर किस कारण सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? तो अपनी रासायनिक संरचना के कारण। किस कारण? अपनी रासायनिक संरचना के कारण सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं महासागर। सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र अपनी रासायनिक संरचना के कारण, किसके कारण? रासायनिक संरचना के कारण सबसे स्थिर रहता है। सागरी जल खारा होने के साथ ही घुलित ऑक्सीजन, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, प्रकाश व तापमान के स्थिर रहने के कारण सबसे स्थिर तंत्र है। क्या क्या स्थिर है महासागर में, जिस कारण से ये सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है? सागरी जल खारा होने के साथ में घुलित ऑक्सीजन, प्रकाश, तापमान, ये सब स्थिर हैं। तो रासायनिक संरचना जो है स्थिर होने के कारण सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है महासागर। इंसिनरेटर्स का प्रयोग किस लिए किया जाता है? इंसिनरेटर का प्रयोग करते हैं कूड़ा कचरा को जलाने के लिए। स्पेलिंग आ सकता है पीसीएस में, जो क्या कहते हैं सीसैट वाले में, इंसिनरेशन का स्पेलिंग पता रहे। इंसिनरेशन, जो गलत लिख दिया मैं, इंसिनरेशन INCINERATION, इंसिनरेशन। इंसिनरेशन एक अपशिष्ट उपचार प्रक्रिया है। इंसिनरेशन क्या है? अपशिष्ट उपचार प्रक्रिया, जिसके तहत अपशिष्ट पदार्थों के दहन के माध्यम से, इसमें दहन का प्रयोग करते हैं, जलाते हैं, दहन के माध्यम से उनमें शामिल कार्बनिक तत्वों को नष्ट किया जाता है। इस प्रक्रिया हेतु इंसिनरेटर्स का प्रयोग किया जाता है। हरित गृह प्रभाव क्या है? तो वैश्विक ताप में वृद्धि, ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या है? वैश्विक ताप में वृद्धि, यह है हरित गृह प्रभाव। व्याख्या पढ़े थोड़ा सा इसका। हरित गृह प्रभाव वैश्विक तापन में वृद्धि को कहा जाता है। जिस प्रकार से बिना मौसम की खेती के लिए कृत्रिम हरित गृह का निर्माण कर अपेक्षित वातावरण का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार हमारी पृथ्वी को वायुमंडल चारों तरफ से घेर कर रात में पृथ्वी से परावर्तित होने वाली ऊष्मा को रोकता है, जिससे पृथ्वी के दिन रात का तापांतर अधिक नहीं हो पाता। वायु में प्रदूषकों की वृद्धि पृथ्वी से परावर्तित ऊष्मा को अधिक मात्रा में रोक रहा है, जिससे पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि हो रही है। इसी को हरित गृह प्रभाव कहा जाता है। फिर प्रश्न पूछा कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? तो मीथेन। मीथेन जो है ये प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है। जहाँ भी नेचुरल गैस का नाम आ जाए, प्राकृतिक गैस का नाम आ जाए, तो उसका आंसर मीथेन होगा। नेचुरल गैस का नाम आ जाए, मीथेन होगा। प्राकृतिक गैस एक रंगहीन, गंधहीन, पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा स्रोत है। मीथेन क्या है? पर्यावरण अनुकूल कह रहा है इसमें। लेकिन मीथेन जो है ना, एक ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करने वाली गैस है। यह कई गैसों का मिश्रण होता है, जो प्राकृतिक गैस है। इसमें मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक
भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के कारण रहे थे? तो डिक्लोफिनेक, डिक्लोफिनेक, डिक्लोफिनेक एक दर्द निवारक औषधि थी। डिक्लोफिनेक सोडियम भी कह रहे हैं इसको, डिक्लोफिनेक सोडियम, हाँ डिक्लोफिनेक सोडियम भी इसको कहते हैं, डिक्लोफिनेक सोडियम। एक बार ऐसे क्वेश्चन आ गया था, डिक्लोफिनेक सोडियम, डिक्लोफिलेक पोटेशियम, डिक्लोफिलेक मैग्नीशियम, तो उसमें भी डिक्लोफिनेक सोडियम जो है एक दर्द निवारक दवा है जिसका उपयोग किसानों द्वारा पशुओं के लिए दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। जब इस दवा के उपयोग के दौरान पशु मर जाता है तो और उसी मरे हुए पशु का मांस गिद्ध खा लेता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, लीवर फंक्शन जो है वो काम करना बंद कर देता है, लीवर पर प्रभाव पड़ता है, इसके कारण से मर जाती हैं गिद्ध। कौन सा देश 2015 में सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जक था? तो चीन था। अभी भी चीन ही है, कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा उत्सर्जक चीन है, फिर यूएसए है, फिर यूरोपियन यूनियन है, फिर भारत है। अगर किसी संघ को निकाल दें तो तीसरे नंबर पे भारत है। अब कुछ स्टेटमेंट थे, बताइएगा स्टेटमेंट सही है कि नहीं। प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों करती हैं, सही बात है। भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित थी, सही बात है। भारत आपदा युक्त देश है, हाँ सही बात है। मैंग्रोव चक्रवातों का प्रभाव कम करते हैं, हाँ सही बात है, चारों कथन सही है। पढ़ते व्याख्या। प्राकृतिक आपदाओं के कारण सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में होती है। भोपाल गैस त्रासदी मानवीय चूक का परिणाम थी। गौरतलब है कि 2 से 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? 1984 को हुआ था, दिसंबर 1984 को हुआ था। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, कंपनी का नाम ध्यान रहे, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, UCIL, कीटनाशक प्लांट था ये एक, कीटनाशक प्लांट। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कीटनाशक प्लांट में मेथिल आइसोसाइनेट, नाम देना, मेथिल आइसोसाइनेट नामक जहरीली गैस के रिसाव के कारण हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। मैंग्रोव वन अपनी मजबूत और फैली हुई जड़ों के कारण, ये भी प्रश्न पूछा था कि चक्रवातों के प्रभाव को मैंग्रोव कम करते हैं, क्यों, कैसे कम करते हैं? क्योंकि उनकी जड़ें मजबूत होती हैं, धरती को एकदम जकड़े रहती हैं, इस कारण से मैंग्रोव वन अपनी मजबूत और फैली हुई जड़ों के कारण, जड़ों पर के कारण चक्रवातों का प्रभाव कम करती हैं। चलो अगला प्रश्न पूछा है कि धुआं में आँखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक है? तो पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, PAN, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट जो है वो एक शक्तिशाली उत्तेजक है जो आँखों को प्रभावित करती है। पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट प्रकाश रासायनिक धुएं, फोटोकेमिकल स्मॉग में उपस्थित एक द्वितीयक प्रदूषक है जो आँखों में जलन पैदा करती है। कौन सा पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता? तो सौर ऊर्जा जो है, जितने भी नवीकरणीय ऊर्जा है वो पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करते हैं। बाकी नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोलियम ऊर्जा, कोयला ऊर्जा सब प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तो ये रहा था PYQ। लेकिन अब इस चैप्टर से हम कुछ बातें देखें, ये सब चीज़ें नहीं, मोटी मोटी बातें। भारत देश हमारा विश्व के 12 जैव विविधता के ना 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण देश में विश्व में 10वें स्थान पर, एशिया के देशों में 4थे स्थान पर है। भारत में 15,000 फूलों के पौधे जो कि विश्व में फूलों के पौधों का 6% है। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे, तो 47,000 क्या है विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाते हैं भारत में, 15,000 जातियों के फूल पाए जाते हैं। बहुत से बिना फूलों के पौधे जैसे फर्न, शैवाल, कवक, तो ये क्या है बिना फूलों के पौधे हैं। कौन? फर्न, शैवाल, कवक, ये सब प्रश्न ऐसे बन जाते हैं। फर्न, शैवाल, कवक, ये क्या है बिना फूलों के पौधे हैं। भारत में 90,000 जातियों के जानवर, तो पौधों के कितने 47,000 प्रजातियां, पुष्प के 15,000 प्रजातियां और जानवरों के 90,000 प्रजातियां। विभिन्न प्रकार की मछलियां ताजे और समुद्री पानी की पाई जाती हैं।
प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ, ये भी पूछा था एक बार, प्राकृतिक वनस्पति क्या होता है? वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है, लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, उसे अक्षत वनस्पति कहते हैं या प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, उसे कहते हैं अक्षत वनस्पति या प्राकृतिक वनस्पति। अतः विभिन्न प्रकार की कृषिगत फसलें, फल और बागान वनस्पति का भाग तो हैं, परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। ध्यान ना, जो कृषिगत फसलें हैं उसको हमने लगाया है तो प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। फल और बागान भी हम लगाते हैं, तो ये सारे वनस्पतियां तो हैं, लेकिन प्राकृतिक वनस्पति थोड़ी ना है। इसको तो हमने रोपित किया है, लगाया है। देखो ये, क्या आप जानते हैं, वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है उसे देशज कहते हैं, लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं उन्हें विदेशज कहते हैं। तो देशज क्या है? जो मूल रूप से भारतीय हैं। क्या भैया? जो मूल रूप से भारतीय हैं वो है देशज, और जो भारत से बाहर से आए उन्हें कहते हैं विदेशज पौधे। चलो, वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में, यानी किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से। वनस्पति जगत का शब्द का अर्थ क्या है? वनस्पति जगत शब्द का अर्थ है किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधे की उत्पत्ति से है। इस तरह प्राणी जगत जानवरों के विषय में बतलाता है। वनस्पति के प्रकार यहाँ लिखे हुए हैं, कितने? 5 प्रकार की वनस्पतियाँ। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन और झाड़ियाँ। 3 तो ऐसा हो गया। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन एवं झाड़ियाँ, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन। कितना आसान है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कंटीले झाड़ियाँ, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन एवं झाड़ियाँ, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन। तो इन सब के बारे में मोटी मोटी बातें। उष्णकटिबंधीय वन कई बार आईएएस में भी आ चुका है, पीसीएस में भी आ चुका है। इसके बारे में पता रहे, इसकी क्या खास बातें, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, कौन से वन वृक्ष पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूहों, असम के ऊपरी भागों, तमिलनाडु के तट तक सीमित है। ये उन क्षेत्रों में, देखो तमिलनाडु में भी पाई जाती हैं ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। इन वनों में 60 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं। 60 मीटर से अधिक ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं वृक्ष यहाँ के। चूंकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं, अतः यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ, लताएं उगती हैं और वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों से कई स्तर देखने को मिलते हैं। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता। ये वन साल भर हरे भरे रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन। इन वनों में कौन व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे आबनूस, एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़, सिनकोना। वेरी इंपॉर्टेंट। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के कुछ वृक्ष नाम बताओ, या पूछे ऐसे, आबनूस या एबोनी किस वनस्पति का, मतलब किस प्रकार के वन में पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़, सिनकोना। 5 नाम ध्यान रहे। एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़, सिनकोना। एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिनकोना। एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़, सिनकोना। ये जहाँ जहाँ एकदम हरा है तो यहाँ पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। जैसे पश्चिमी घाट के लिए, यहाँ पे पश्चिमी घाट में, यहाँ थोड़ा सा तमिलनाडु में, लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार में, और वहाँ असम के ऊपरी घाट में, ऊपरी हिस्से में, यहाँ पे मतलब अरुणाचल प्रदेश छोड़ दें यहाँ पे, तो ये असम वाले हिस्से में जो ब्रह्मपुत्र घाटी है, मेघालय है, यहाँ सब, और थोड़ा सा ये पश्चिम बंगाल वाले तट पे पाए जाते हैं। इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर
हाथी, बंदर, लैमूर, हिरण। तो लैमूर पाए जाते हैं यहाँ पे। एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्र में मिलते हैं। एक सींग वाले गैंडे कहाँ मिलते हैं? असम और पश्चिमी बंगाल के दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार के पक्षी, चमगादड़, कई रेंगने वाले जीव पाए जाते हैं। चमगादड़ क्या है? एक स्तनपायी है, बैट। ये देखिए अलग अलग वितान मतलब अलग अलग स्तर पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, जैसे कि झाड़ी परत, नवीन वृक्ष, वितान वृक्ष और क्या है? निर्गत परत। तो 5 परत दिख रहे हैं यहाँ पे। पहले क्या? झाड़ी परत। तो ये झाड़ी परत ये है, ये नवीन वृक्ष है यहाँ तक का। वितान परत, निर्गत परत यानी बाहर जो निकल गया, निर्गत परत। तो 4 परत दिख रहे हैं, झाड़ी परत, नवीन परत, वितान परत, निर्गत परत। ऐसे क्रम में सजाने को आ सकता है एग्जाम में। तो पहले नीचे झाड़ी परत है, फिर नवीन वृक्ष, फिर वितान परत, निर्गत परत। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भारत में सबसे बड़े वन हैं। ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। पर्णपाती वन क्या? जो साल में एक विशेष मौसम में गर्मी के टाइम पे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं ताकि वो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो, ताकि वृक्ष अपना अनुकूलन बना सके, जीवित रह सके, सूख न जाए। तो इसलिए वो साल में एक विशेष टाइम पे अपना पत्तियां गिरा देते हैं, तो पतझड़ वन भी कहते हैं इसको। और ये मानसून के कारण ऐसा होता है कि मानसून क्या है? साल में 2 बार ऋतुओं के अनुसार हवा के दिशा में परिवर्तन से मानसून आते जाते हैं। ये उन क्षेत्रों में विस्तृत हैं जहां 70 से 200 सेंटीमीटर बारिश होती है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए पत्तियां गिरा देते हैं। जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में बांटा गया है। मतलब आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ऐसे वन देश के पूर्वी भागों, उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपद प्रदेशों, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट, सागौन आया था एक साल। सागौन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और ये कहाँ के वन का एग्जाम्पल है? तो पर्णपाती वन या मानसूनी वन का एग्जाम्पल है। मानसूनी में भी जो नम पर्णपाती है उसका एग्जाम्पल है। सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख, ये यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है अलग से एक लाइन कि सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि सागौन जो है वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का, उसमें भी आर्द्र पर्णपाती वन का प्रमुख वृक्ष है। इसके अलावा बांस, साल, शीशम, है ना। इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर प्रायः सिंह, शेर, सुअर, हिरण, हाथी, विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप, कछुए पाए जाते हैं। कटीले वन झाड़ियाँ, अच्छा यहाँ देखिए चंदन, रवैर, कुसुम, अर्जुन, मतलब आर्द्र पर्णपाती वन कहेंगे। वहाँ पे सागौन था, चंदन, रवैर, कुसुम, अर्जुन, शहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली हैं। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 7 से 100। नम पर्णपाती या आर्द्र पर्णपाती जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर। और शुष्क पर्णपाती जहाँ वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश, बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। विस्तृत क्षेत्रों में प्रायः सागौन, साल, पीपल, नीम के वृक्ष उगते हैं। यहाँ भी सागौन है। इन क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग कृषि कार्य में प्रयोग हेतु साफ कर लिए गए हैं और कुछ भागों में पशुचारण भी होता है। इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर प्रायः सिंह, शेर, सुअर, हिरण, हाथी ये सब हैं। कटीले वन झाड़ियाँ जहाँ 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। प्राकृतिक वनस्पति में कटीले वन झाड़ियाँ होती हैं। वनस्पति देश के उत्तर पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्र में सम्मिलित हैं। मुख्य वृक्ष कौन से हैं? अकासिया, खजूर, यूफोरबिया, नागफनी। अकासिया, खजूर, यूफोरबिया, नागफनी यहाँ की मुख्य पादप प्रजातियाँ हैं। वृक्ष बिखरे हुए होते हैं, जड़ें लंबी होती हैं, जल की तलाश में चारों ओर फैली होती हैं, पत्तियाँ प्रायः छोटी होती हैं, वाष्पीकरण ताकि कम हो सके। ये लाइन जो है आईएएस में पूछा गया था यहाँ से कि मरुस्थलीय क्षेत्र के जो वन होते हैं वो
अनुकूलन के लिए अपने वृक्षों के जो अलग अलग भाग हैं, पत्ती हैं, जड़ में, उसमें क्या परिवर्तन करते हैं? तो ये परिवर्तन करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है कि पहले अकासिया, खजूर, यूफोबिया, नागफनी। अकासिया, खजूर, यूफोर्बिया, नागफनी ये वृक्ष हैं। इसकी खास बात क्या है? ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं, इनकी जड़ें लंबी होती हैं, जल की तलाश में चारों ओर फैली हुई होती हैं, पत्तियां प्रायः छोटी होती हैं जिनसे वाष्पीकरण कम हो सके। शुष्क भागों में झाड़ियां और कटीले पादप पाए जाते हैं। इन जंगलों में प्रायः चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े, ऊंट ये सब पाए जाते हैं। जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? कच्छ की खाड़ी, मतलब कच्छ जो रन का कच्छ है वहाँ पे, कच्छ का रन जो है। पर्वतीय वन में क्या है? पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देते हैं। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेश से टुंड्रा की ओर देखते हैं, गर्म से ठंडे की ओर जा रहे हैं, उसी प्रकार का अंतर यहाँ पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ देखने को मिलता है। 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई तक वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, यानी शुरुआत के हिस्से में जो है क्या पाया जाता है? आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन, इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक, ये इंपॉर्टेंट है, आया था, ओक और चेस्टनट वृक्षों की प्रधानता होती है। 1500 से 3000, यानी उसके ऊपर जाएंगे तो हमें मिलेगा चीड़, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर। ये वन प्रायः हिमालय की दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्रायः शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। फिर 3600 से ऊपर जाएंगे तो हमें शीतोष्ण कटिबंधीय वन मिलेगा। घास के मैदान का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेंगी। उसके ऊपर जाएंगे तो अल्पाइन वनस्पति मिलेंगे घास के मैदान। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। और बर्च से बनाया जाता है जो लिखने के लिए यूज़ किया जाता था प्राचीन काल में। जैसे जैसे हिम रेखा के निकट पहुंचते हैं इन वृक्षों के आकार छोटे होते जाते हैं, अंततः झाड़ियों के रूप में बाद में अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं। इनका प्रयोग गुज्जर बक्करवाल, ये इंपॉर्टेंट, गुज्जर बक्करवाल जैसे घुमक्कड़ जातियाँ पशुचारण के लिए किया जाता है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मॉस, लाइकेन, घास, टुंड्रा वनस्पति की भाग है। किसके भाग है? ये जो मॉस, लाइकेन, घास है, ये टुंड्रा वनस्पति भाग। किसके भी टैगिंग नहीं, टुंड्रा वनस्पति भाग क्या है? मॉस, लाइकेन। इन वनों में प्रायः कश्मीरी महामृग, चित्रा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंघा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आई बैक्स, कहीं कहीं लाल पांडा, घने बालों वाली भेड़, बकरियां पाई जाती हैं। मैंग्रोव वन पूछा कई बार एग्जाम्पल। यह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाते हैं। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में वनस्पति मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, ताड़, केवड़ा, एंगार के वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। नारियल, ताड़, केवड़ा, एंगार ये वृक्ष मैंग्रोव क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्या? नारियल, ताड़, केवड़ा, एंगार के वृक्ष इन भागों में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। इसके अतिरिक्त कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल, कई प्रकार के सांप भी पाए जाते हैं। यदि वनस्पति और जानवर धरती से अदृश्य हो जाएं, क्या मनुष्य इन अवस्थाओं में जीवित रह पाएगा? जैव विविधता क्यों अनिवार्य है और इसका संरक्षण क्यों आवश्यक है? वन्य प्राणी, वनस्पति की भांति ही भारत में विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में 90,000 किस्म के जानवर पाए जाते हैं। यहाँ जीवों की 90,000 प्रजातियाँ मिलती हैं और 47,000 प्रकार की वनस्पतियाँ और 90,000 किस्म की जो जीव हैं, जंतु हैं, वो पाए जाते हैं। भारत में 15,000 किस्म के फूल हैं। पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यह कुल विश्व का 13% है। यहाँ मछलियों की 2,500 से ज़्यादा प्रजातियां हैं। विश्व की 12% हैं। भारत में विश्व की 5 से 8% उभयचरी सरीसृप स्तनधारी जानवर पाए जाते हैं।
स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये असम, कर्नाटक, केरल के उष्ण आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे अन्य जानवर हैं जो पश्चिमी बंगाल, असम के दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। कच्छ के रन और थार मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे, कच्छ के रन में जंगली गधे पाए जाते हैं, थार मरुस्थल में ऊंट रहते हैं। भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौसिंघा, छोटा मृग यानी गैजल, विभिन्न प्रजातियां वाले हिरण आदि कुछ अन्य जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं। यहाँ बंदरों की भी अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत जैव सुरक्षा अधिनियम यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1972 में। भारत जैव सुरक्षा अधिनियम बोले या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। औषधि पादप के बारे में, इसमें जो है तुलसी, कचनार, ये सब पढ़ते हैं। भारत प्राचीन समय से अपने मसालों एवं जड़ी बूटियों के लिए विख्यात रहा है। आयुर्वेद में लगभग 2000 पादपों का वर्णन है और कम से कम 500 तो निरंतर प्रयोग में आते रहे हैं। विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची के अंतर्गत 352 पादपों की गणना की है, जिसमें 52 पादप अति संकटग्रस्त, 49 पादपों को विनष्ट होने का खतरा है। भारत में प्रायः औषधि के लिए प्रयोग होने वाले जो पौधे हैं, सर्पगंधा, जामुन, अर्जुन, बबूल, तुलसी, नीम। सर्पगंधा रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग किया जाता है, केवल भारत में ही पाया जाता है सर्पगंधा। जामुन पके हुए फल से सिरका बनाया जाता है जो कि वायुसारी और मूत्रवर्धक है, इसमें पाचन शक्ति के गुण हैं। सर्पगंधा केवल भारत में पाया जाता है। अर्जुन और रक्तचाप के लिए उपयोगी है। जामुन जो है पके हुए फल से सिरका बनता है और वायुसारी मूत्रवर्धक होता है, पाचन शक्ति बढ़ाता है। अर्जुन ताजे पत्तों का निकाला हुआ रस कान के दर्द के लिए उपयोगी है, रक्तचाप की नियमितता के लिए भी लाभदायक है। बबूल, इसके पत्ते आंख की फुंसी के लिए लाभदायक होते हैं। बबूल के इसमें प्राप्त गोंद का प्रयोग शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए होता है। नीम जैव और जीवाणु प्रतिरोधक। तुलसी पादप जुकाम और खांसी की दवा के लिए। कचनार फोड़ा यानी अल्सर व दमा रोगों के लिए। पौधों की जड़ और कली पाचन शक्ति में सहायक करती हैं। भारत विश्व का अकेला देश है भारत विश्व का अकेला देश है जहां शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, भारत विश्व का अकेला देश है जहां शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात में गिर जंगल है। बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों, पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन, हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी है, यह शिकारी जानवरों में मुख्य है। हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं, जो अत्यधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं, जो गुच्छेदार सींगों वाला बैल जैसा जीव है जिसका भार लगभग 1 टन होता है। तिब्बती बारहसिंघा भारल यानी नीली भेड़, जंगली भेड़, कियांग, कियांग माने तिब्बती जंगली गधा, कहीं कहीं लाल पांडा भी कुछ भागों में दिखाई पड़ते हैं। एशियाई शेर केवल गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाते हैं। एशियाई शेर केवल गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाते हैं। नदियों, झीलों, समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल पाए जाते हैं। नदी में, झील में, समुद्री क्षेत्र में कछुआ, मगरमच्छ, घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। घड़ियाल केवल भारत में पाया जाता है। सर्पगंधा केवल भारत में पाया जाता है। एशियाई शेर केवल भारत में पाया जाता है। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। मोर, बत्तख, तोता, मैना। एक बार आया था IAS के एग्जाम में कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो गाँव में जब जंतु चढ़ते हैं तो घास फूस से जो कीड़े मकोड़े बाहर आते हैं उसको खाने के लिए पीछे पीछे चलते हैं, तो भारतीय मैना। तो मैना के ऊपर IAS में क्वेश्चन आया था एक बार। मोर, बत्तख, तोता, मैना, सारस, कबूतर आदि कुछ पक्षी प्रजातियां हैं जो देश के वनों तथा आर्द्र क्षेत्रों में रहती हैं। हमने अपनी फसलें जैव विविध पर्यावरण से चुनी है, यानी खाने योग्य पौधों के नीचे से।
हमने बहुत से औषधि पादपों का प्रयोग कर उनका चुनाव किया है। दूध देने वाले पशु भी प्रकृति द्वारा दिए जाने वाले सारे जानवरों में से चुने गए हैं। जानवर हमें बोझा ढोने, कृषि कार्य, यातायात के साधन के रूप में मदद करते हैं। इनसे मांस, अंडे भी प्राप्त होते हैं। मछली से पौष्टिक आहार मिलता है। कीड़े मकोड़े फसलों, फलों और वृक्षों के परागण के लिए मददगार होते हैं। हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र में योगदान होता है, उनका संरक्षण अनिवार्य है। मनुष्यों द्वारा पादपों और जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो गया है। मनुष्यों द्वारा पादपों और जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो गया है। लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में हैं। 20 प्रजातियां विनष्ट हो चुकी हैं। काफ़ी वन्य जीवन प्रजातियां भी संकट में हैं, कुछ विनष्ट हो चुकी हैं। पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना है। रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्ट, तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा विनाश के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का कारण है। क्या क्या कारण है? लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना, रासायनिक और औद्योगिक अवशिष्ट, तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का कारण है। अपने देश की पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। देश में 18 जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए। इनमें से 12 सुंदरवन, 12 क्या जीवमंडल निश्चय में की गई है। विश्व के जीवमंडल निश्चय, तो विश्व के जीवमंडल निश्चय में 12 हैं। 12 भारत में वैसे 18 नामित हैं, जिसमें से 12 जो हैं वो विश्व के जीवमंडल निश्चय में शामिल हैं। कौन कौन से? सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, नंदा देवी उत्तराखंड, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नोकरेक, ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, अचनकमार, अमरकंटक, अगस्त्यमालाई, कंचनजंगा, पन्ना की गणना विश्व के जीवमंडल निश्चय में की गई है। 12 है उसमें जीवमंडल निश्चय में। यहाँ पे देखें कौन कौन से कहाँ कहाँ हैं। अगर हम पूर्वी घाट पे ध्यान देंगे तो गुएंडी, वेदांत थंगल क्या है? पक्षी अभ्यावन। वेदांत थंगल का है पूर्वी घाट पे। गुएंडी का है पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट में बांदीपुर, मुडुमलाई, ये सब पेरियार, ये सब पश्चिमी घाट है। रंगाडितो, फिर पोचरेम, कवाल, ये सब कहाँ है? दक्कन में। चंदका, दमपारा, ये सब कहाँ है? उड़ीसा में। सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में। कान्हा, तदोबा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। चंद्रप्रभा चंदौली में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी में। कार्बेट उत्तराखंड में। सरिस्का, केवला देवघाना, रणथंभौर ये राजस्थान। और काजीरंगा मानस असम में है। गिर गुजरात में। फिर ऊपर आ जाए, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1981 में हुआ था। यहाँ पे जो हंगुल है पाए जाते हैं, येलो थ्रोटेड मार्टिन पक्षी पाए जाते हैं, गोल्डन ओरियोल पाया जाता है, कस्तूरी मृग पाया जाता है। फिर 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई है। शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण, पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। 106 मतलब 100 से ज़्यादा नेशनल पार्क हैं। करीब 600 वन्य प्राणी अभ्यावन हैं। चिड़ियाघर कई सारे हैं, संपत्ति रक्षा कर रही हैं। 18 जीवमंडल नीचे कौन कौन से हैं, जिसमें से छांटना हो कि कौन कौन से हैं जो विश्व के जीवमंडल नीचे में शामिल हैं। सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी, नोकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, अगस्त्यमलाई, कंचनजंगा, पंचमढ़ी, अचनकुमार, अमरकंटक, पन्ना। 12 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक हमने कोई ज़्यादा लगा दिया, शायद मानस नहीं है क्या। तो इसमें से 12 हैं जो विश्व के जैवमंडल निचय में शामिल हैं। प्रवासी पक्षी के बारे में, भारत के कुछ दलदली भाग
भारत के कुछ दलदली भाग प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध हैं। शीत ऋतु में, कब? शीत ऋतु में साइबेरियन सारस बहुत संख्या में यहाँ आते हैं। इन पक्षियों का एक मनपसंद स्थान कच्छ का रण है। जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र से मिलती है वहाँ लाल सुंदर कलंगी वाली फ्लेमिंगोए हजारों की संख्या में आती हैं। जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र से मिलती है वहाँ लाल सुंदर कलंगी वाली फ्लेमिंगो हजारों की संख्या में आते हैं। खारे कीचड़ के ढेर बनाकर उनमें घोंसले बनाती हैं, बच्चों को पालती हैं। देश में उनकी दर्शनीय दृश्यों से यह भी एक हमारी कीमती धरोहर है। चलो, रबड़ का संबंध कहाँ से है? रबड़ हम पढ़े थे कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन से है। रबड़, सिंकोना, एबनी, एबोनी, आबनूस, ये सब जो हैं यहाँ से हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षावन से। सिंकोना के वृक्ष कहाँ पाए जाएंगे? जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है वहीं सिंकोना पाए जाएंगे, यानी कि 100 सेंटीमीटर से ऊपर वाले में। सिमलीपाल जो कहाँ है? ये ओडिशा में है। इसकी स्थापना 1980 में हुआ था। भारत के कौन से जीवमंडल निश्चय विश्व के जीवमंडल निश्चय में लिए गए हैं? तो हम कह लें मन्नार। नहीं लिए गए हैं क्या? जो विश्व के जीवमंडल निश्चय में लिए गए हैं तो इसमें तो मानस भी लिया गया है, मतलब नीलगिरी लिया गया है, मन्नार खाड़ी लिया गया, पन्ना लिया गया, मानस नहीं लिया गया। यहाँ नहीं वाला क्वेश्चन होना चाहिए था। कौन सा नहीं लिया गया? तो मानस नहीं लिया गया। नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, पन्ना। भैया हो यह बनियान